गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चालू कर रहे हैं बच्चों आपके एपिसोड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, पढ़ाई किया, बहुत सारे ट्रिक्स देखे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। अब हम लोग देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हल्का सा पहले मैं आइडिया दे दूं जिससे आपको पता रहे कि आने वाले एपिसोड्स में हम लोग YouTube पर क्या क्या पॉइंट्स को देखने वाले हैं। पहले मैं आपको एक दो एपिसोड्स में बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराऊंगा, मतलब 11th का पोर्शन। उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ब्लॉक्स को करते जाएंगे, फिर कोऑर्डिनेशन करेंगे और बहुत इजीली, बहुत मजे से आपकी इनऑर्गेनिक खत्म ना हो तो बोल देना। क्लियर हो गया? दूसरी बात, केमिस्ट्री रटना नहीं है। सबसे गंदा वर्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आप किसी भी टीचर से मिलो, किसी भी सीनियर से मिलो, 98% से ज्यादा सीधा एक ही वर्ड बोलते हैं इनऑर्गेनिक में। पढ़ना क्या है, रटना ही तो है। रीड करो, रट मारो। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो छोड़ देना। यही होता है, रटने का है। ये बिल्कुल हर लेसन में, हर टॉपिक में इस बात को मैं फिर से गलत साबित करूंगा। क्लियर? तब तक लाइक सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। अभी 14 बच्चे देख रहे हैं और 13 ही लाइक आए। ऐसा काहे भाई, भेदभाव काहे करते हो आप लोग? ठीक है, तो लाइक कम से कम जितने देर आ जाता है। तो चलो, आज अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं। क्लियर? चलो हम लोग चालू करते हैं डायलॉग बाजी के बजाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स मैंने आपको पिछले एपिसोड में बोले थे। आईपी, ईए, ईएन, साइज, ये सब डेफिनेशन 11th की थी, मैंने आपको बोल भी दिया था, रीड कर लेना। तो ये काम हमारा खत्म मानते हैं। ये मैं अभी यहां टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इनकी एप्लीकेशंस और इनके क्रॉस क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा। 1 मिनट में बता देता हूं। एटॉमिक साइज सबको पता है। एटॉमिक साइज के बाद आईपी का मतलब क्या है? तो आईपी का मीनिंग क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सब इसी के ही नाम है। क्लियर? तो ये क्या होता है? कोई भी जो न्यूट्रल गैसियस एटम होता है, ध्यान रखना, कोई भी जो न्यूट्रल गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको पॉजिटिव आयन में बदलने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, मतलब न्यूट्रल गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराना है, तो उसके लिए जो एनर्जी दी जाती है, उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। रिपीट कर रहा हूं। रिपीट क्या है कि न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, डेफिनेशन आप हर बुक से ले सकते हो, नहीं तो मेरा ये रिवाइज करके सुन लेना और फिर लिख लेना। आइसोलेटेड गैसियस एटम है, मतलब अकेला होना चाहिए, मॉलिक्यूल नहीं। उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई एनर्जी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्लियर हो गया? मींस कैटायन बनाने के लिए जरूरत वाली एनर्जी, तो यहां एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डेल्टा एच होगा पॉजिटिव, क्योंकि प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होगा। अब पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो ये कहलाएगा फर्स्ट आईपी। यहां से इसे कहते हैं हम फर्स्ट आईपी। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो एनर्जी देंगे उसे हम बोलते हैं सेकंड आईपी। ऐसे सब एंडोथर्मिक है, तो एक ही बार बोल दिया। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहां पर कहलाएगा थर्ड आईपी। आया ना? कोई डाउट है? इस तरह के केस आपके हो गए, कोई प्रॉब्लम हो तो समझ बोल दो, अदरवाइज आईपी का मीनिंग मैंने खत्म कर दिया है। डेफिनेशन समझा रहा हूं अभी मैं फटाफट। आईपी के बाद दूसरी बात जो होती है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसी का एक और नाम होता है, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना? ये जिसको डिटेल पढ़ना हो, पूरा ढंग से पढ़ना हो, वो 11th के पीरियोडिक टेबल के एपिसोड्स को देख लो। यहां मैं पॉइंट टू पॉइंट खत्म कर रहा हूं।
क्लियर? जैसे 12th चालू करते हैं तो हल्का सा ब्रशअप मार देते हैं, उस तरह अच्छे लेवल का ब्रशअप होगा, लेकिन टाइम पास नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? एक और नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। पूरा लिख देता हूं एक बार, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई बोलेंगे, ठीक है ना? कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसको जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने पर वो नेगेटिव आयन में बदल जाता है, और इलेक्ट्रॉन जब देते हैं तो उसको खुशी होती तो एनर्जी रिलीज करता है। तो दिस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लैंग्वेज क्या हुई? रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी by gain of an electron by any isolated gaseous atom। कोई भी आइसोलेटेड है, गैस फेज का एटम है, जब उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो उस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। आ गया समझ में? ठीक है। अब अगर मान लो यहां सेकंड इलेक्ट्रॉन भी दिया जाए तो अब वो ना कर देगा। क्यों? सेम चार्ज का रिपल्शन है, तो उसको अभी खुशी नहीं होने वाली है। वो कहेगा भैया पहले ही परेशान हूं, अभी मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन हमने तो गीता सीता सब पे हाथ रख के कसम खा के आए कि हम तो इलेक्ट्रॉन दे के रहेंगे, हाँ या ना? तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? जोर लगा के हमेशा इलेक्ट्रॉन भी दो और एनर्जी भी दो। यहां इलेक्ट्रॉन दे रहे तो एनर्जी मिल रही है, यहां उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी देंगे और एनर्जी भी देनी पड़ेगी। मतलब यहां एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले केस में एनर्जी निकली थी, दूसरे केस में एनर्जी देनी पड़ रही है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो पहले स्टेप के बाद बाकी के जितने भी स्टेप्स होंगे, पहले स्टेप के बाद बाकी के जितने भी स्टेप्स होंगे, सब में एनर्जी सेम चार्ज का रिपल्शन होगा। नेगेटिव चार्ज के रिपल्शन के कारण देने के बजाय निकलेगी, हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल। तो ये कहलाएगा, अब दो वर्ड हम लोग ले रहे हैं, एक होगा या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो मैं इधर लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन है, कौन नहीं है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन है, कौन नहीं? तो अब आप देखना बहुत अच्छी तरह से, दोनों को शॉर्ट में लिख दिया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहले केस में एफिनिटी थी, खुशी हुई, तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन दूसरे वाले स्टेप को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्रेंड्स नहीं कहेंगे बच्चों, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गलती से भी नहीं कहेंगे, उसको मना कर दो। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन होने पर होने वाला एंथैल्पी चेंज। इलेक्ट्रॉन गेन होने पर होने वाला एंथैल्पी चेंज। पहला स्टेप जो है वो तो हमेशा यहां पर एक्सोथर्मिक होता है। पहला स्टेप हमेशा एक्सोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच यहां पर नेगेटिव होगा, हाँ या ना? लेकिन उसके बाद बाकी के स्टेप्स हमेशा एंडोथर्मिक होंगे। इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। एक चीज आपको यहां देखते ही समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमेशा एनर्जी निकलेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सो एंडो कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोल दो। थर्ड डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको EN बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होगा देखना, कोई भी एक बॉन्ड है A और B, इस बॉन्ड के बीच में, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। अब इसकी पावर ज्यादा है कि उसकी पावर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सीधी सी बात है, जिसकी लाठी भैंसिया वो लेके जाएगा, हाँ या ना? अगर इसकी पावर ज्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसकी पावर ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो टेंडेंसी है टू विड्रॉ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ,
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराने की जो टेंडेंसी होती है, इस टेंडेंसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराने की टेंडेंसी। हाँ या ना? ये तो अब इसके कारण क्या होगा? एक ऑप्शन है ए ने इलेक्ट्रॉन दिया और उस इलेक्ट्रॉन को बी ने ले लिया। ऐसा उल्टा भी हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो होगा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, जो लेगा वो होगा नेगेटिव। रिवर्स भी हो सकता है। और अगर दोनों की पावर सेम है तो कोई चार्ज नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराने की टेंडेंसी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। ये एक पॉइंट हो गया हमारा। 3 डेफिनेशंस मैंने फटाफट खत्म की है। साइज ऑलरेडी बच्चों वाली डेफिनेशन है तो सबको क्लियर है, तो हम उस पर एनर्जी नहीं लगाएंगे, सीधे क्वेश्चंस करेंगे। अब यहां पर पहला तो यहीं से ही क्वेश्चन बन जाता है। मान लो आपका है पोटेशियम सॉलिड है, क्वेश्चन दे रहा हूं अभी मैं, बहुत मस्ती कर ली आप लोगों ने। पोटेशियम सॉलिड को अगर हम मान लो कहें कि 75 किलो जूल हमने एनर्जी दी और उस केस में यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बताओ इस प्रोसेस में आईपी कितना है? ऑप्शन लिख रहा हूं, माइनस का 75, दूसरा ऑप्शन है प्लस का 75, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा अपना फेवरेट ऑप्शन होता हमेशा नन या डेटा इनकम्प्लीट। एक ही बात है वो, नन ऑफ दीज या डेटा इनकम्प्लीट। डेटा इनकम्प्लीट, ये आपका क्वेश्चन है। सोचो और आंसर दो, जल्दी करो। बहुत मजाक मस्ती करते हो आप लोग, अलर्ट हो जाओ, कान खड़ा करके अपने सुन लो और पढ़ लो, जल्दी करो। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं उसके बाद। ब्रोमीन है, क्लोरीन ले लो, चलो क्लोरीन गैस, उसको इलेक्ट्रॉन दिया और बैलेंस कर देता हूं, हाफ यूनिट है तो एक बैलेंस हो गया सीधा। तो क्या होगा? Cl नेगेटिव बनेगा, सॉरी पॉजिटिव बनाना है अपने को, इलेक्ट्रॉन लेना है हम लोग। और यहां पर भी सेम 75 किलो जूल एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इस प्रोसेस का आईपी भी बताओ। सेम ऑप्शन है दोनों क्वेश्चंस में, डेटा मैंने सेम रख दिया जैसे ऑप्शंस की आलस मेरे को ना आए। क्लियर? जल्दी करो, आंसर क्या होएगा? केविन बोल रहा है आंसर डी। वेरी गुड, बहुत फास्ट फॉरवर्ड बच्चा ये तो। रोहित पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सेकंड स्टेप, टेक्निकल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी केवल एक ही स्टेप की होती है, क्योंकि पहला स्टेप के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड बोलना ही बेकार है। अरे उसको खुशी नहीं हो रही, एफिनिटी का मतलब खुशी होती है, खुशी नहीं हो रही तो बोल काहे को रहे हो, इसलिए वो टेक्निकली दूसरा वर्ड है यहां पर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हम जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते भी हैं तो यही बात होगी, पहला स्टेप एक्सो, बाकी के सारे स्टेप एंडो। मतलब पहले स्टेप में डेल्टा एच नेगेटिव होगा, बाकी स्टेप्स में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया? चलो जल्दी से आंसर लाओ। पहले का आंसर बच्चा, 2 बच्चों का आंसर आया डी। वेरी गुड। दीप राणा, स्माइली फेस हटाओ, आंसर लाओ। पहला एक हो गया, दूसरे का आंसर दीप राणा जल्दी दो। चलो देखते हैं हम लोग पहला स्टेप में आंसर डी है कि नहीं। हटा भी दिया, बच्चा सीरियस हो गया है, तो मैं मस्ती कर रहा था और वो सीरियस हो गया। ठीक है ना? तो अब देखो यहां पर क्या है आपका, कि पहले क्वेश्चन का देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर डी पता नहीं क्या सोच के लिख रहा हो, एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन निकल गया,
और प्रोसेस क्या है, आईपी का मतलब एनर्जी देने पर हीट निकलती है, तो एंडोथर्मिक। तो आंसर ए क्यों नहीं है, ये था आंसर ए क्यों नहीं है। उसका लॉजिक है, यहां सॉलिड है, पहले उसको गैस में बदलो। बच्चा यही तो गलती करता है, पहले सॉलिड है उसको गैस में बदलो और उसके बाद यहां से यहां जाओ। तो यहां से यहां के लिए सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए और ये है आईपी। तो आपको आईपी पूछा है, टोटल दोनों का ऐड करके 75 है, सब्लिमेशन एनर्जी गिवन होगी तब जाके क्वेश्चन होएगा। तो जोश में होश मत खोना, डेफिनेशन है गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां सॉलिड था, तो डेटा इनकम्प्लीट हो गया। क्लियर हो गया सबको? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। चले अगला क्वेश्चन है यहां पर। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, क्लोरीन वाला। तो क्लोरीन वाले केस में क्या होगा बच्चों, तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो जनरली हम क्या सोचते हैं, क्लोरीन का मतलब Cl2 = 2Cl। तो यहां पर जो वैल्यू है वो डबल है। अब हमने पहले बैलेंस कर दिया तो बोला आंसर हो गया सेम 75। नहीं, पहले ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, उसको पहले एटम्स में तोड़ो यहां से। तो पहले Cl बनाओगे गैस, तो यहां पर आपको चाहिए होगी डिसोसिएशन एनर्जी, और उसका भी आधा, डिसोसिएशन एनर्जी का भी आधा। और उसके बाद आगे की बात करेंगे, ये है आईपी। तो यहां पर डिसोसिएशन एनर्जी नहीं दे रखी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा डी। समझ में आ गया? पहले मॉलिक्यूल है, आप कहोगे सर एक एटम के बराबर है। अरे नहीं, बॉन्ड तो बॉन्ड ही है ना। ये एक मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ने वाली एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी या डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। आधे मॉलिक्यूल के लिए हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगा, हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगा। आ गया समझ में? अभी भी कोई प्रॉब्लम है? चलो भाई, तो ये हमारे दो लॉजिकल क्वेश्चंस के साथ हमने डेफिनेशंस को बाइंड अप किया है। आईपी की कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल वैल्यू वाइज। इस पूरे लेसन में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बाकी और कोई खास जरूरत आपको नहीं है। सबको क्लियर है अब तो पूरा? बोल दो भाई। तो मैं यहां पर आपको कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज लिख देता हूं। अब इन वैल्यूज में एक्चुअली बुक वाइज थोड़ा वेरिएशन है, तो इतना इशू मत बनाना, ठीक है ना। मैं एडवांस टाइप के क्वेश्चंस के हिसाब से वैल्यू लिख रहा हूं। बोर्ड टाइप की बुक्स में आंसर या वैल्यू थोड़े से अलग हो सकते हैं पॉइंट्स में, कोई बात नहीं। एग्जाम में कई बार दे देते हैं डेटा, कई बार नहीं देते, तो आप ऐसे कर लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये वैल्यूज दिए थे किसने, तो आंसर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू दिए थे पॉलिंग ने, तो इसलिए इसको पॉलिंग स्केल भी बोलते हैं। क्या? फ्लोरीन 4, ऑक्सीजन 3.6, क्लोरीन 3 भी होता है, कई जगह 3.2 होता है, नाइट्रोजन 3, उसके बाद ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन से थोड़ा सा ज्यादा होता है सल्फर का, सल्फर इजकल टू 2.6, आयोडीन 2.55, तो 2.6 भी ले सकते हैं। कार्बन का 2.5, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का होता है 2.1, एल्यूमिनियम का होता है अराउंड 1.7, सोडियम का होता है 0.9 और सीजियम का होता है सबसे कम पूरी टेबल में। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि सीजियम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आया ना? बोलो कोई डाउट? चले हम आगे नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग। इनके पीरियोडिक टेबल में रेस्पॉन्स कैसे होता है उस चीज को देखते हैं। तो इन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं पीरियड में, ध्यान रखना। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट चलेंगे हम पीरियड में। तो
साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। मेन प्रॉपर्टीज के हिसाब से बात कर रहा हूं, लेफ्ट राइट चलेंगे तो साइज क्या होगा, कम होगा। बाकी कोई भी प्रॉपर्टी है, आईपी हो, ईए हो, ईएन हो, डेंसिटी हो, ये ज्यादातर जो मेन प्रॉपर्टी है वो बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं नॉन मेटलिक मेटलिक सारी प्रॉपर्टी यहां नहीं लिख रहा हूं, वो बाद में अपने आप आती जाएंगी, ठीक है ना। तो कौन बढ़ेगा कौन घटेगा समझ में आ गया आपको पीरियड में, लेफ्ट राइट। दूसरा, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हम लोग चलते हैं ग्रुप में, ग्रुप में चलेंगे हम लोग बच्चों टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम इन ग्रुप क्या होगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। ये दो पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, साइज और डेंसिटी, ये दोनों बढ़ा दो, आईपी हो, ईए हो, ईएन हो, ठीक है। ये सब एनएफए भी ले लो यहां पर, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एनएफए, ये सब क्या कर दो आप, आराम से कम कर दो। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कम कर दो। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक बातें सब ऑलरेडी पता होती हैं ज्यादातर को, बट मैं ये मान रहा हूं कि आप भाई बहुत टाइम हो गया, गैप आ गया आपका, मतलब पीरियोडिक पढ़ा नहीं कब पढ़ा, ठीक है ना, 4-6 महीने के बाद तो एटलीस्ट पढ़ ही रहे होगे आप ज्यादातर बच्चे। तो मैंने अपने हिसाब से सारे पॉइंट रिवाइज करवा दिए। अब हम यहां पर देखते हैं, तो फैक्टर्स जिनके ऊपर ये सब डिपेंड करते हैं, तो पहला है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ऑर्बिट बढ़ने पर बढ़ता है, सबको पता है। एनएफए के उल्टा होता है, एक वर्ड एडवांस लेवल के बाद में जब पढ़ेंगे तब आएगा। एनएफए को सिंपल में न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल देते हैं, बट टेक्निकली जब इसको पढ़ते हैं ना तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। क्लियर है कि नहीं, चले हम आगे। तो एनएफए, दूसरा साइज, एटॉमिक साइज जो होता है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आईपी, ईए, ईएन, ये हो गया। तीसरा, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। चौथा, साइज के मेन पॉइंट हो गए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। पांचवा, आयन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टेबिलिटी का उल्टा होती है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। अगला 6 नंबर, तो 6 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। और स्पेशली वैसे तो ऑक्साइड के लिए ले लेते हैं, लेकिन लगता सब जगह, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगला रिलेशन है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के उल्टा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन के उल्टा होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है परसेंटेज एस प्रॉपर्टी या करेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है परसेंटेज पी करेक्टर। तो एस को इधर ही ले लेता हूं, एक ही लाइन में अच्छा मैच करेगा। एस प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, पी प्रॉपर्टी कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इन सब पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं।
ये हमारा 11th का पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसी में मैं चुपके से, आपको पता भी नहीं चलेगा, 12th का इनऑर्गेनिक भी कब खत्म कर दूंगा, देखते हैं। तो एक एक करके हम लोग इस बात को देखते हैं। तो आपको अभी हम लोग आज का एपिसोड में पढ़ क्या रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसका बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब 11th का इनऑर्गेनिक रिवाइज कर रहे हैं और इसी के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये चीज आपको स्पीड बराबर है, फालतू के पॉइंट्स को इग्नोर कर रहा हूं, जो काम के पॉइंट्स हैं वहां से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं फालतू के पॉइंट पढ़ाऊंगा तो पता चला कि पीरियोडिक टेबल में ही 7-8 एपिसोड निकल जाने। और जिसको पढ़ने का इतना शौक है, रिकॉर्डेड वर्जन पढ़े हुए हैं, आप देख लो चैनल पर, तो वहां से आप देख सकते हो। क्लियर है, सबको एडजस्ट हो रहा है? तो अगर सबको समझ में आ रहा है तो देखो, अभी इस तरह से ही करना, रटना कुछ भी नहीं है, मजे से समझ में आएगा तो तुरंत लिख दो केमिस्ट्री, रटना नहीं है। लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, करना है तो। क्लियर है कि नहीं? अगला देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, तो अगला पॉइंट क्या है आपका, थर्ड वाला पॉइंट शायद उल्टा हो गया। ये कौन बदमाश बोलता है ऐसा? केविन, चुप हो जाओ बेटा, हम अभी समझाएंगे, सब एक एक करके समझाएंगे। तो देखो, पहला पॉइंट है नंबर ऑफ ऑर्बिट। छोटे बच्चों को पता होता है, इन्हीं को पढ़ना भी अपने को। तो छोटे बच्चों को पता होता है ऑर्बिट ज्यादा होगा, ऑर्बिट ज्यादा होगा तो साइज बढ़ेगा, कॉमन सेंस है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक्सप्लेन करने की एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाला हूं मैं। NFA, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो NFA ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, कम होगा। सीधी सी बात है, न्यूक्लियस को आप अपने पेरेंट्स मान सकते हो, वो आपको कस के रखेंगे तो आपका घूमना फिरना, निकलना उठना बैठना थोड़ा कम हो जाएगा कि नहीं, इधर उधर पंचायत रामो बोलो। पेरेंट्स आपको बॉन्ड करते हैं, कहां जा रहा है, जब देखो जब घूमता रहता, चल अंदर बैठ के पढ़ाई करो, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। तो आपका साइज ऑटोमेटिक कम। और आपके पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते, मम्मा मैं जा रहा हूं, आपने नीचे से बोल दिया, ऊपर आप रहते हो 12वें माले पे, मम्मी को पहले माले से मम्मी को सुनाई नहीं देगा, लेकिन बोल दिया मम्मी मैं जा रहा हूं, बस कब आएगा कब नहीं आएगा कोई पता नहीं। तो अगर न्यूक्लियस आपका रिलैक्स है, लूज कर रखा है, तो आपका साइज बड़ा होगा। पता चला कि दूसरे गांव भी घूम के आ गए। आ गया समझ में? तो पहली लाइन तो बच्चों वाली है, उस पर एनर्जी नहीं लगा रहे हैं। दूसरी लाइन अब हम बात करते हैं इसके बाद, तो वो है साइज और आईपी। ये देखो, साइज छोटा होगा, कस के रखा हुआ इसलिए छोटा होगा, यहीं से लिंक करते हैं इसको। साइज छोटा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, कॉमन सेंस है। साइज अगर छोटा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है तो बोल दो, बताओ। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रॉन निकालना टिपिकल हो गया, तो उसका मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन लेना है तो आईपी क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो छोटा साइज, आईपी ज्यादा। उल्टा हो गया कि नहीं रिलेशन? साइज बड़ा है तो निकलना इजी है। जैसे आपका ही एग्जांपल अभी ले रहा था, आपके न्यूक्लियस ने आपको कस रखा है, कहीं जाने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ता है, मम्मा डांटेगी, पापा चिल्लाएंगे, आपके फ्रेंड्स ने कहा चल घूम के आते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन हो, पेरेंट्स आपके न्यूक्लियस है और फ्रेंड्स आपकी एनर्जी है, वो आपको विड्रॉ कराना चाह रहे हैं कि चल घूमने चलते हैं। क्या होगा अगर पेरेंट्स टाइट हैं, न्यूक्लियस ने कसा हुआ है, आपका साइज छोटा है, तो आप कहोगे यार नहीं नहीं जाना, मम्मी चिल्लाती है। बोले ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में कहाँ जा रहा है, चल बैठा रहे चुपचाप। तो आप आसानी से नहीं निकलोगे, आपको सोचना पड़ेगा क्या बहाना मारूं, मम्मी को कैसे मम्मी बना के निकलूं। है नहीं? आया कि नहीं आया समझ में? कोई डाउट है? चले हम आगे। अगर साइज बड़ा है, आपके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, कहीं भी जा कोई रोक टोक नहीं है, तो क्या होगा, फ्रेंड्स बोले कि नहीं बोले, आप उनसे पहले खुद प्लान बनाओगे, चलते हैं ना यार घूमने, बारिश का मौसम हो रहा है, घूम के आएंगे आप शाम तक आज तो आप आसानी से निकल जाओगे। क्लियर हो गया? लिंक समझ में आ रहा है आईपी का? नहीं आए तो बोलना, डेली लाइफ से लिंक करके समझो, केमिस्ट्री को बहुत इजीली समझ में आती है, रटना नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अगला केस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी देगा।
जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी देगा। पहला पॉइंट आ गया समझ में। तो यहां देखो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, पक्का ना, अभी अभी समझा है, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने की पावर कम है, तो कॉमन सेंस इलेक्ट्रॉन लेने की पावर ज्यादा है। को डाउट आ रहा है समझ में सबको, बोलो। तो छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इलेक्ट्रॉन देने की पावर कम और लेने की पावर ज्यादा होगी। दूसरी बात, साइज का एक पॉइंट हो गया। साइज के बाद दूसरा जो पॉइंट आता है आपका, बड़ा एटम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे क्यों रहा है, क्योंकि ले नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उल्टा हो गया। बड़ा साइज है तो वो कहेगा भैया लेना ही नहीं है तो एनर्जी क्यों दूं मैं तो खुद देने की सोच रहा हूं, हाँ या ना। अगला केस देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। छोटे एटम इलेक्ट्रॉन को कस के रखते हैं तो उनको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराने की पावर ज्यादा है। बड़े एटम्स इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकता है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो तेजी से लेता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो तेजी से दे सकता है। लेने की पावर कम है तो देने की पावर ज्यादा है, कॉमन सेंस लगाना। मैंने आपको ये 2 पॉइंट अभी समझाए हैं जहां से केवल थियोरेटिकल बातें होती है, क्वेश्चंस कोई स्पेशल बनता नहीं है। क्लियर? किसी को इन 2 पॉइंट्स में जरा भी डाउट है तो बोल दो, नहीं तो अगला पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स में चालू करता हूं। तो अभी हमारा अगला पॉइंट चालू हो रहा है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। बोलो जल्दी बोलो, मैं पानी पी लेता हूं जब तक। चलो अब हम आगे का पॉइंट देखते हैं, स्टेबिलिटी वाला। सबको पता है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन अदर ऑर्बिटल्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स को समझा रहा हूं। तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, हाफ एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स are more stable than other orbitals। ये बात सबको पता है बहुत अच्छी तरह से। क्यों? क्यों का आंसर पता है आपको कि नहीं? तो जो ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी अपनी स्टेबिलिटी लॉस करना नहीं चाहता। ये तो सबको पता है ना, इसका लॉजिक तो पता है क्यों स्टेबल है, कि नहीं पता है तो बोल देना, तब तक मैं आगे समझाता हूं। जो स्टेबल ऑर्बिटल है, जो हाफ फिल्ड है, जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, वो ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल है तो वो एनर्जी देंगे नहीं, सॉरी, स्टेबल है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन ना देंगे ना लेंगे, क्योंकि जो भी केस होगा उससे उसकी स्टेबिलिटी पे खतरा आएगा, स्टेबिलिटी लूज हो जाएगी, और कोई भी अपनी स्टेबिलिटी लूज करना नहीं चाहता। तो अब क्या होगा? अब हमने कसम ली है कि हम तो उसी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये स्टेबल है, मजबूत है, यहां से इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। पक्की बात है, देगा नहीं वो इलेक्ट्रॉन, हमने तो कसम लेके आए हैं कि इलेक्ट्रॉन यहीं से लेना है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? आगे देखो, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है, तो इसका मतलब उनका आईपी क्या हो गया? स्टेबिलिटी और आईपी का रिलेशन समझ में आया। जो ज्यादा स्टेबल होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल है, और जितना मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना होगा आईपी उतना ही ज्यादा होगा, आईपी उतना ही ज्यादा होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है, अब वो इलेक्ट्रॉन लेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं। स्टेबल को हमने कहा भैया इलेक्ट्रॉन ले लो और एनर्जी दे दो, वो क्या कहेगा? भैया पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि इलेक्ट्रॉन लेके एक तो अनस्टेबल हूं और एनर्जी भी दूं, अपना इलेक्ट्रॉन
अपने पास रखो, प्रैक्टिकल बात है। कोई प्रॉब्लम है तो यहां पर वो स्टेबल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं तो एनर्जी देंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उल्टा हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो बोलते जाना जल्दी से। अगला पॉइंट आता है इसके बाद साइज का। साइज जो है स्टेबल हो गया ऑर्बिटल तो साइज बढ़ जाता है, रिलैक्स मोड में आ जाता है। इस बात को आपसे अच्छा कौन समझ सकता है? देखते हैं अपन एग्जांपल, एक सिंपल डेली लाइफ का स्टेबिलिटी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे अभी आप हो, जब आप 9th 10th में थे, 10th में थोड़ा टाइट किया पेरेंट्स ने, बोर्ड का टेंशन था इसलिए, लेकिन जैसे जैसे 9th तक तो मजे करते थे, इतना टेंशन ही नहीं होता था, 10th में बोर्ड के कारण टाइट किया। अब आप और आपका कोई फ्रेंड है कॉमर्स में, आप देखते हो आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई साइंस लेने के बाद, है कि नहीं? जब जो देखो पेरेंट्स मिले तो पेरेंट्स, भैया दीदी रिलेटिव जो मिले, साइंस लिया है, पढ़ाई करो, मस्ती करते रहते हो। आप तो कॉमर्स वाले के, वो तो कॉमर्स का है ना, क्लियर है कि नहीं? आपको आपके पेरेंट्स टाइट करते जा रहे हैं। 11th में आपको थोड़ा टाइट किया, जैसे जैसे अब टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे आपके पेरेंट्स आपको टाइट किए जा रहे हैं। पक्का है? 12th में अब कहते जा रहे होंगे ये तो ऐसे ही चलेगा अभी पूरा साल, तो है कि नहीं? एग्जाम तो एग्जाम ही होना है, JEE नेट तो अपने लेवल पे ही होगा, तो आप मस्ती में मत आओ, पढ़ाई करो, सीरियस करो। पहले साल भर बोलते थे, अब 6 महीने बोलने लग गए कि 6 महीने की बात और है, 6 महीना मन लगा के पढ़ लो, अच्छे कॉलेज में चले जाओगे तो फिर लाइफ सेट हो जाएगी। कहानी घर घर की है, बस यही स्टोरी है कि किसी घर में दिन में 7 बार ये डायलॉग बोला जाता है, किसी घर में 7 दिन में 1 बार बोला जाता है। बट ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें आपके फैमिली मेंबर, पेरेंट्स, आपके गार्जियन आपको डायलॉग ना मारते हो, तो टेंशन मत लेना। क्लियर है कि नहीं? आपके न्यू पेरेंट्स ने आपको कसा हुआ है, ठीक है? कारण आपका कोई ट्रैक नहीं है, कोई फ्यूचर अभी नहीं है। आपका कोई भैया है, कोई दीदी है, मान लो कोई कॉलेज में पढ़ता है, मान लो हमने कोई वो IIT NIT या कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई भी कॉलेज में, तो आप अपने साथ उसका कंपेयर करके चेक करो। क्लियर? आपको तो हर चीज में बाउंडेशन है, वो आप देखते हो वो तो मजे करते रहते हैं, कॉलेज बंक करके मूवी देख के आ गए, मूवी देख के आके घर पे मम्मी को और मजे से बता रहा आज तो हमने लेक्चर बंक किया और फ्रेंड्स लोग सब घूम के आए और मूवी भी देख के आए, और मजे से मम्मी ने आपके भैया से पूरी स्टोरी सुन भी ली, कुछ बोला भी नहीं, आपको भी जोश आ गया। आपने भी अगले दिन स्कूल बंक किया, अपने 4-5 फ्रेंड्स या ट्यूशन क्लास बंक की, 5-7 फ्रेंड्स फिर मूवी देख के आए, और जोश में आप भी कॉलर ऊंची करके मम्मी कह रहे हो, मम्मी मम्मी हम भी है ना आज तो मूवी देख के आए, है कि नहीं? आज क्लास बंक किया, मूवी देख के आए, इतना हुआ, मूवी कौन सी देखी, क्या स्टोरी, बाद की बात है मम्मी के हाथ में झाड़ू थी, झाड़ू से ही आपको कूट डाला। समझ में नहीं आया, भैया को तो पूरी स्टोरी सुन ली, कुछ बोला भी नहीं, और मेरे को धो दिया और बोली अभी तो आने दे तेरे पापा को, है कि नहीं? ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है पूरी की पूरी। आया कि नहीं आया? तो आप सोचते हो यार चक्कर क्या है? उसका कारण है वो ट्रैक पर जा चुका है, ठीक है? और यहां पर केविन शांति रखो, स्टोरी सुनो, मजे चल रहे हैं, अभी कहां पढ़ाई की बात कर रहा है बच्चा, इतनी अच्छी डेली लाइफ की स्टोरी सुना रहा हूं बेटा। तो यहां पर उसका कारण आपके भैया का एक ट्रैक फिक्स हो गया कि इंजीनियरिंग में चला गया, अब 4 साल में इंजीनियरिंग करके निकलेगा, कहीं जॉब वगैरह कुछ हो जाएगा, 4 साल तक टेंशन नहीं लेना। आपका ये कि अगर अब जो 6-8 महीने बच रहे हैं इस टाइम में आपको सीरियस नहीं हुए, तो पता चला एडमिशन ही नहीं हुए अच्छे कॉलेज में, कैरियर ही खराब हो गया, तो आपके न्यूक्लियस ने आपको कस रखा है और उनको रिलैक्स छोड़ रखा है। ऐसा नहीं कि आपके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, थोड़े टाइम रुको, जब आप कॉलेज में आओगे तो आपके न्यूक्लियस आपको भी रिलैक्स कर देंगे कि ठीक है अब तू भी ऐश कर ले थोड़े से। आया कि नहीं आया? तभी तो लोग कहते हैं कॉलेज लाइफ होती है। क्लियर हो गया? प्रैक्टिकली बात समझ में आई? तो स्टेबिलिटी जब आएगी तो न्यूक्लियस आपको रिलैक्स कर देगा। अनस्टेबल हो तो न्यूक्लियस ने आपको कसा हुआ है बाउंडेशंस में। कितनों को इस स्टोरी में प्रॉब्लम है कि सर बिल्कुल फिट हो गया, अगर ये फिट हो गया तो स्टेबिलिटी होगी तो साइज बढ़ेगा, जैसे आपके भैया का साइज, ठीक है ना, घूमने फिरने का मस्ती का साइज आ गया समझ में? इतना ही सोचो, अब ज्यादा मत सोचो। ये केविन बच्चा है सर ए साइज, ये देखो ये बदमाश बच्चा है। अब देखते हैं हम, इतना क्लियर है सबको? यहां तक मैंने ये 3 पॉइंट्स को पूरा डिटेल में समझाया है।
अब प्रॉब्लम आपका क्या होता है, मैं कह के कि थक गया, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लग गई मेरे कि केमिस्ट्री दिल से पढ़ी जाती है, दिमाग से नहीं पढ़ी जाती। अब यहां प्रॉब्लम केविन का क्या हो रहा है, वो मैथ्स लगाया जा रहा है इतनी देर से कि सर यहां उल्टा है ना, यहां अगर ये उल्टा है, डायरेक्ट है, यहां इनवर्स है, यहां अगर ये डायरेक्ट है तो ये और ये इनवर्स क्यों नहीं है। समझ में आ गया, कहीं ना कहीं तो लोचा है, ढंग से देखो तो सही है। आपने जितना मैथ्स के हिसाब से बात कर रहे हैं तो बात आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं बेटा केविन, क्लियर हो गया। लेकिन अब हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं ना बच्चों, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री यहां से नहीं, पहले यहां से पढ़ी जाती है। इसलिए मैंने ये स्टोरी समझाई कि स्टेबिलिटी आते ही साइज भी बढ़ गया न्यूक्लियस का, रिलैक्स कर दिया। क्यों रिलैक्स कर दिया, उसको पता है कि अभी ना तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने देने का सिस्टम अब बहुत आसानी से नहीं होने वाला है। हाँ या ना, बोलो कोई डाउट है। क्लियर हो गया। तो इट मींस क्या होगा, आसानी से ना इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, ना आसानी से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। स्टेबिलिटी है तो साइज बढ़ गया, न्यूक्लियस रिलैक्स होके बैठ गया। अब बोले लाइफ सेट है, अब मजे करेगा एक लिमिट में। अगर ज्यादा मजे करेगा तो कॉलेज वाले निकाल देंगे, पक्का है ना, और आप भी नहीं करने वाले हो। तो इसके कारण साइज भी बढ़ा, ठीक है ना, आईपी भी बढ़ा। अब बोलो भले आपको समझ में आया कि नहीं आया केविन, अब बोलो बेटा आप। चलो, ये मैंने अब स्टेबिलिटी वाले पॉइंट समझाए। यहां पर हम मजे से क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आईपी का ऑर्डर आपको बता रहा हूं। देखना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये मैंने आपको एस और पी ब्लॉक लिखा। यहां पर हमारा पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। आज आपका पीरियोडिक टेबल एकदम हाई लेवल का बाइंड अप हो चुका है आज में, ठीक है ना। आप घर जाके JEE नेट के सारे वैरायटी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी कर लेना, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेना। आप सोचोगे सर ने एक लेक्चर में कितना सारा करा दिया। अब देखते हैं हम लोग, यहां पर लिथियम का मतलब है 2s1। कॉन्फ़िगरेशन करते रहना आप लोग, एक बार लिख देता हूं, ठीक है ना। यहां पर काम काम का लिख रहा हूं, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3 करते जाओगे। अब यहां आईपी की बात कर रहे हैं बच्चों। नॉर्मल कंसेप्ट क्या है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आईपी बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आईपी बढ़ता है। ये आईपी की बात हो गई। लेकिन 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 अब जाके लोचा होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात आप अपने माइंड में फिट कर लेना, नॉर्मल कंसेप्ट पे कभी क्वेश्चन नहीं आता, जो उल्टे होते हैं ना उन्हीं कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है। जहां लोचा हो गया ना वहीं क्वेश्चन आएगा। अब यहां पर बात स्टेबिलिटी की हो रही है, स्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो स्टेबल है तो आईपी ज्यादा होगा, ये स्टेबल है तो इसका आईपी ज्यादा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टेबल है तो इसका आईपी ज्यादा होगा, किससे, इधर से भी और इधर से भी। बिंदास, टेंशन मत लेना, उल्टा कर दो, स्टेबिलिटी है तो आईपी ज्यादा, दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना आपको बिल्कुल। तो इसके इससे तो ज्यादा था, यहां भी ज्यादा कर दिया, क्यों, स्टेबिलिटी। तीसरा स्टेबल ये है, एक बात ध्यान रखना, एस ऑर्बिटल्स में स्टेबिलिटी कभी कंपेयर नहीं होती, क्योंकि एस हर केस में स्टेबल है। जब एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सुपर स्टेबल, एक इलेक्ट्रॉन आया तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी, और दो इलेक्ट्रॉन आए तो फुल की स्टेबिलिटी। एस के लिए हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटी है, और तीनों ही केस में ये स्टेबल है, तो काहे को अपने गले की बैंड बजवा रहे हो। तो एस पर ये कंसेप्ट कभी नहीं लगेगा। इट मींस आप लोग अभी तुरंत बैठे बैठे अपनी बेंच पे, चेयर पे, जमीन पे, यहां बैठे हो अभी, कसम ले लो आज के बाद एस ऑर्बिटल्स पर कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनाओगे, इनमें कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं करोगे। जो भी बात है वो हमेशा नॉर्मल वाली ही लगेगी। और हमें पता है इनऑर्गेनिक में नॉर्मल कंसेप्ट पे कभी क्वेश्चन नहीं आता, कंसेप्ट उल्टा होएगा तो ही क्वेश्चन बनेगा वहां।
आया कि नहीं आया समझ में, बोलो। तो ये आपका स्टेबिलिटी वाला केस है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग, हटाओ। इसका आईपी ज्यादा होगा, अब किससे, इससे, क्योंकि स्टेबिलिटी है तो आईपी ज्यादा होगा, तो हमने इससे ज्यादा कर दिया। इट मींस दो जगह आपके क्वेश्चंस बने, कहां कहां बने, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच। क्वेश्चन इन दो पॉइंट्स पे बने। एक और क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्वेश्चन बनाना है, इसके जस्ट नीचे वाली लाइन का ट्राई करो। लॉजिक आपको समझा दिया है, पता चलेगा मेरे साथ साथ चल पा रहे हो या मैं दौड़े जा रहा हूं और आप बिल्कुल स्लो मोशन में गाना गा रहे हो। जल्दी से कर दो। तो देखो, हमें पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट राइट चलते हैं तो कम होती है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये नॉर्मल ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन अब क्या होता है यहां पर, जहां स्टेबिलिटी है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। लॉजिक समझा चुका हूं, तो अब यहां सीधा अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, तो ये लो बिना टेंशन के कम कर दो। सोचना मत कि सही है या गलत है, शक मत करो कभी मेरे ऊपर। क्लियर? यहां पर हम बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, तो इसकी भी कम होगी। किससे? उधर से तो बचपन से कम है, सल्फर से, तो सिलिकॉन से भी कम कर दो। ये लो, हाँ या ना? कोई डाउट? इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, इधर की तो कसम ले चुके हैं हम लोग, तो इसमें तो कभी क्वेश्चन बनेगा नहीं। इधर से भी कम होगी, तो ऑलरेडी कम है, इसका मतलब यहां कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन केवल ये दो ही जगह बन रहे हैं पूरी टेबल में। आया ना? आ गया समझ में? अभी हमने जिस तरीके से ये कंसेप्ट पढ़ा है उससे आपको ये पता है कि क्वेश्चन कितनी जगह बनेगा, मैक्सिमम, उससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। अब तक आप क्या करते आए हो, आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, बताओ क्यों? अरे जरूरत नहीं है ऐसा करने की, हमें लॉजिक पता है। नाइट्रोजन का मतलब 2p3 और ये इसका मतलब 2p2, तो क्वेश्चन क्यों याद कर रहे हो, एक बार लॉजिक याद कर लो। आप क्वेश्चन अपने आप 20 क्वेश्चन आप बना दोगे तुरंत। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो इसका मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी है, तो इट कांट गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, जबकि कार्बन बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कोई प्रॉब्लम है? बोलो। आ गया समझ में? चलें हम आगे। एक ये पॉइंट हो गया। तो आप अभी क्वेश्चंस याद नहीं करोगे कि सर हम क्वेश्चंस है आंसर बताओ ना, कंसेप्ट पता है, आप खुद क्वेश्चन बनाओ। आपको पता है इससे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं पूरी टेबल में, तो माइंड का, दिमाग का, दिल का जो डर होता है ना, वो आप निकाल दो। डर रहता है पता नहीं कितने रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल मेरे साथ रहते हुए जरूरत नहीं है आपको ये काम करने की। अब आपको दो सीरीज यहां पर मैंने दी है, लिथियम और सोडियम वाली लाइन। इन दोनों के लिए, लिथियम से लेके नियोन तक, सोडियम से लेके आर्गन तक का साइज, आईपीईए का सेम ऑर्डर ऐसे ही ट्राई आप कर लेना। तो कुल मिला के ऐसे 6 ऑर्डर आपको बना लेने। क्लियर हो गया? आंसर वेरीफाई करना है तो पीरियोडिक टेबल का एपिसोड देख लेना, उसमें आंसर दे रखा होगा, 4th नंबर का एपिसोड है शायद वो। चले अब हम बात करते हैं। केविन बोल रहा है कि आर्गन ऑर्डर में एक स्टेप पीछे आएगा या सबसे पीछे। तो एक दो बातें सुनो भाई, यहां जब भी हम कंपेयर कहीं करते हैं तो आजू और बाजू से इसका कंपेयर करेंगे इसके नियर बाय से।
मीन्स इसका कोई क्वेश्चन का आंसर इससे या इससे डायरेक्ट देना बेवकूफी कह सकते हैं। क्लियर? तो इसका अगर मैंने कहा आईपी ज्यादा है तो किससे ज्यादा है? ऑक्सीजन से और कार्बन से। फ्लोरीन से ज्यादा है या नहीं? हो सकता ज्यादा हो सकता ना हो। ये एक पॉइंट ध्यान रखना। तो जो भी कंपैरिजन होता है वो हमेशा नियर बाय से होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस बच्चे के क्वेश्चन का आंसर अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में दें तो जीरो ग्रुप में लिख लो। जीरो ग्रुप मतलब इनर्ट गैस कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों जीरो होती है, जबकि आईपी जो है इनका पूरी टेबल में सबसे ज्यादा होता है। लॉजिक में समझा देता हूं। मतलब केविन का आंसर ये रहा। कंपेयर, एक बात ध्यान रखना, कंपेयर हमेशा आजू बाजू से ही करना, दिल्ली बॉम्बे का कंपेयर मत करना, नियर बाय का करना। दूसरा, जीरो ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो क्यों है? क्योंकि बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना। जीरो ग्रुप है, इनर्ट गैस है, बॉन्ड बनाते ही नहीं है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो क्यों है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की नेचर है ही नहीं। यही तो बात है, ये और ये तो लिंक हो गई ना। तो जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, ना देगा ना लेगा, तो भैया हम तो साधु आदमी है, हमें कोई मतलब नहीं है, मोह माया से हमें मतलब नहीं है, तो इसलिए जीरो हो गई। हाँ या ना? मीन्स उनको तो आउट ऑफ कैटेगरी कर दिया कि भैया इससे तो बात ही क्या करना। क्लियर हो गया? आईपी मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उसका आईपी सबसे ज्यादा अपने आप हो जाता है स्टेबल है। अब दम है तो निकाल के बताओ। आ गया? अंगद का पांव लगा के खड़ा हो जाएगा वहां पर, बहुत मुश्किल होगा उसको हटाना। चले हम, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अब किसी को अभी भी क्वेश्चन बच गया माइंड में तो तुरंत बोल दो। आगे की बात करते हैं। अगला केस, इसमें कोई बात है? अभी भी केविन और दीप राणा के अगर माइंड में कुछ उमड़ घुमड़ के ख्यालात आ रहे हैं, खुराफात सूझ रहा है, तो बोल दो बच्चों। क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। चलते हैं हम आगे की बात करने। तो अगला है, हमने वो सब पढ़ लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। एएस का मतलब क्या है बच्चों? तो एएस का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ, उसका ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखो आप। देखना, पहला बहुत सबसे कॉमन एग्जांपल है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये होता है। कार्बन से ही मतलब नहीं है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस सबका सेम फंडा होगा। पॉजिटिव का साइज छोटा होता है, नेगेटिव का साइज बड़ा होता है, न्यूट्रल बीच में होता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर से समझ सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। आया ना? दूसरा, ये अपना केस हो गया। अब अगर हम बात करें एमएन का, एमएन का एग्जाम्पल भी बहुत पॉपुलर है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, सब कुछ बढ़ेगा। समझ में आ गया होगा लॉजिक क्या है? कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है साइज कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। कोई डाउट हो तो बोल दो। तो ऐसे एटम और उनके आयंस की बात हो गई, पहला स्टेप। कोई भी एग्जांपल हो सकता है ना? अब कई बार क्या होता है, एटम आयंस के बजाय वो मॉलिक्यूल फॉर्म में दे देते हैं, जैसे PbO, Pb2O3, Pb3O4, Pb2O3 और PbO2। अगला आपको ऐसा लिख दिया तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर लेड का निकाल लो,
तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा हो गया। मैं आपको बहुत जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो एग्जाम में जनरली रिपीट होते हैं वो करवा रहा हूं, बाकी कंसेप्ट तो आपको आ गया। अब तो एग्जाम्पल कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि सेम एग्जाम्पल एलिमेंट के बजाय वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड से दे देते हैं। ठीक है, जैसे HOCl, HOClO, HClO3, HClO, ये 4 केस है हमारे पास। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो क्लोरीन का। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, +3, +5, +7। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो HClO2 भी लिख सकते हैं, HClO2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, HOClO3। O को एक अंदर ले सकते हो क्योंकि एक OH बॉन्ड होता है वहां पर। तो आ गया, समझ में आ रहा है सबको लॉजिक? बोलो। अगला एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन नंबर आप तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इतने छोटे बच्चे नहीं हो, मिड ऑफ 12th में आ चुके हो। तो ये क्या स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है Na2, और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, इसका 1 है। ये मिडिल में है, तो ये एम्फोटेरिक नेचर का है, ना एसिडिक होगा ना बेसिक नेचर का होगा। कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एग्जाम्पल दिए, बाकी तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम होता है। बट जब आप इन फ्यूचर इनऑर्गेनिक के रीजनिंग क्वेश्चंस करो, पीरियोडिक नहीं, कोई भी लेसन का, इनऑर्गेनिक का कोई भी पार्ट का रीजनिंग क्वेश्चन करो, तो इन फ्यूचर केवल मेरे इन ट्रिक्स को ध्यान रख लेना, मजे से आपके क्वेश्चंस ना हो तो बोल देना। तो ये मैंने आपका ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट भी वाइंड अप कर दिया। अगला केस लेते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। तो अगला जो पॉइंट है बच्चों हमारा, वो हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन पूरा नहीं कर रहे हैं, वो तो 11th का पोर्शन है। जिसको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग का एपिसोड नंबर 2 जो आज ही अभी यूट्यूब पर अपलोड हो गया है, वो आप देख लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन पूरा आपको एकदम समझ में आ जाएगा, और अगले एपिसोड में उसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं खतरनाक वाले वो भी होंगे। तो जिनको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बात करनी है वो वहां देख लो। यहां पर हम इस कंसेप्ट के साथ देख रहे हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, sp, sp2, sp3, 3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, यहां पर परसेंटेज s प्रॉपर्टी, परसेंटेज p प्रॉपर्टी, इनकी बात करो तो यहां क्या है, दोनों 50-50 है, दोनों 50-50 है। 50% s, 50% p। यहां पर क्या 33% और 67%, या 25% और 75%। हाँ या ना, ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। इतना तो अकल आ गई। sp2 एक s 2 p, टोटल हो गए कितने, 3। 3 में से एक गया इधर तो 1/3, बचे 2 तो 2/3। टोटल है 4, sp3 का मतलब टोटल है 4। 4 में से एक s में गया, बाकी के 3 p में है। परसेंटेज आ गई छोटे बच्चों की तरह। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइजेशन में इतनी होती है।
3.25, काफी ज्यादा 2.75, और यहां पर जो आप कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 पढ़ते हो वो सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 के हिसाब से पढ़ते हो राउंड ऑफ करके। आ गया कि नहीं आया समझ में? बोलो। ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने एक टेबल बनाया हाइब्रिडाइजेशन के साथ, समझ में आया? जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। इनवर्स रिलेशन हो गया, रिलेशन आपको बता दिया, इनवर्स हो गया। परसेंटेज एस कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। आ रहा है समझ में? परसेंटेज पी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। आया ना? कोई डाउट है तो बोल। परसेंटेज पी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, सॉरी उल्टा बोल गया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो ये हो गया। एग्जाम्पल देखें तो एल्काइन, एल्कीन, एल्कीन, ठीक है ना? यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर क्या है, sp2 है, यहां पर sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई। अब यहां पर अगर हम बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं मैं, तो सबको पता है एल्काइंस या वन एल्काइंस ज्यादा एसिडिक होते हैं कंपेयर में अदर्स के। यही बात होगी, क्यों? ऊपर यही चीज समझाई है मैंने। कितनों को प्रॉब्लम है जल्दी से बोल दो। जितने भी रिलेशंस थे सारे के सारे मैंने पूरा बाइंड अप कर दिया है। आज का जो एपिसोड था चालू किया था, पूरा बाइंड भी हो गया है। इसका अगले और पिछले एपिसोड से कोई ज्यादा लिंक नहीं है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। बट फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है सुपर इंपॉर्टेंट एपिसोड है आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। तो आप लोगों को करना क्या है कि पीरियोडिक टेबल के ये मेरा ये देख लो, केवल एबीसीडीज आपको पता है जो मैंने करवा भी दिए हैं, बट आपको पता है तो आप इस एपिसोड के बेसिस पे सारे पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस लगा दोगे। जो जो पॉइंट पढ़े बहुत मजे से होंगे। एक आध क्वेश्चन करवा देता हूं भी आपको, देखना। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट दो फटाफट, नहीं तो रब कर रहा हूं। जैसे आईपी मैक्सिमम किसका होगा, ये है, या मैक्सिमम आईपी लिख लो जिससे लैंग्वेज प्रॉपर बन जाए। मैक्सिमम आईपी किसका होगा ये बताओ। कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं कई बार 1s2 2s2 2p3 2p1। ऑप्शंस लिख के करना क्या है, टाइम क्यों खराब करूं अपना। 2s2 2p3 2p2 2s2 2p3 3s2। ऐसे क्वेश्चन दे दिए उन्होंने, क्या करोगे? अक्ल लगानी है थोड़ी सी। चार ऑप्शंस हैं, बताओ किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम। दूसरा क्वेश्चन है सेकंड आईपी ऑर्डर। सेकंड आईपी ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताओ। देखो, अब पहला क्वेश्चन करोगे तो लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इन तीनों में विनर कौन, 2p3। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल हमारे कोई जान पहचान वाले नहीं है कि हम एग्जाम्पल याद करें, कंसेप्ट याद करें, तो हमें कंसेप्ट ये है कॉन्फ़िगरेशन ना कि एलिमेंट। तो ये, और 2 और 3p में से कौन ऊपर है, ऊपर 2p है और नीचे 3p है, तो डाउन द ग्रुप आईपी कम होता है। तो इसका मतलब फाइनल आंसर हो गया ये। आ गया सबको समझ में? कोई डाउट है तो बोल दो। नेक्स्ट अगला बात करें हम, मान लो तो अगली यहां पर ये बात कर रहे हैं हम लोग। अब पहला आईपी ऑर्डर है तो अब सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो।
फर्स्ट आईपी का ऑर्डर, ये सेकंड का तो आपको निकालना है, ठीक है ना, तो उसको तो भूल जाओ। फर्स्ट आईपी का ऑर्डर क्या हो गया, आपको पता है ये स्टेबल है तो इसका आईपी आजू बाजू वालों से ज्यादा होगा, इसका इससे कंपेयर नहीं करना, तो ये आईपी ऑर्डर हो गया। अगर मैं फर्स्ट आईपी का एकदम ईमानदारी का लिख दूं आपको आंसर, तो सबसे पहले कौन आएगा, सिलिकॉन इज ग्रेटर देन Mg इज ग्रेटर देन आलू दादा इज ग्रेटर देन सोडियम पहलवान। ऐसा भी कर सकते हैं, वो कई बार ऐसा दे देते हैं, और ऐसा लिख दिया उन्होंने कि जो अपन अभी पढ़ रहे थे आजू बाजू से ही, ये एकदम बिल्कुल ऊपर का सब कुछ क्लियर कर देता है, नीचे वाले में फर्स्ट कौन है वो पता लगाना आपको मुश्किल पड़ रहा है, तो मैंने यहां लिख दिया, क्योंकि Mg का आईपी ज्यादा होता है लेकिन सिलिकॉन जितना नहीं होता। अल्टीमेटली मेटल है तो मेटल मेटल ही रहेगा, हाँ या ना। अब सेकंड आईपी के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो ये हो गया 2p6, 3s0 हो गया ना, मींस 2p6, ये हो गया 3s1, ये हो गया 3s2, ये हो गया 3p1। क्या होगा, तो यहां पर ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, तो सेकंड आईपी का ऑर्डर क्या हो गया, सोडियम सबसे सुपर स्टेबल है, बाकी सब बातें तो सिंपल है। सिलिकॉन हो गया, सॉरी एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम का क्या होगा, ये और ये स्टेबिलिटी इसमें, सिलिकॉन और ये अपना मांगीलाल पहलवान। या फिर ऐसा नहीं देके सोडियम तो नंबर 1 पे आएगा, उस पे डाउट कभी मत करना, कैसा भी क्वेश्चन आपको बना सकते हैं, ये दोनों ही बातें सही है। क्लियर, अक्ल आपको अल्टीमेटली लगानी पड़ेगी, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, आपके कंसेप्ट क्लियर करना, बट दिमाग तो आप ही को लगाना पड़ेगा। एक मजे की बात बताता हूं, हमारा दिमाग पूरी लाइफ में 2 टीबी तक का डेटा, टीबी का मतलब जानते हो ना, वो खांसी वाली टीबी नहीं, 2 टीबी डेटा स्टोर कर सकता है, लगभग मतलब 2000 जीबी। और आप जैसे महामूर्ख लोग, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मस्ती में कह रहा हूं, मीन्स एक ऑर्डिनरी पर्सन कितना पूरी लाइफ में कितना दिमाग यूज लेता है, पूरी लाइफ मिला के, एक साथ तो कोई नहीं ले पाता है ना, एमबी में भी नहीं जाता हमारा एक साथ, तो पॉइंट एमबीज में जाता है। पूरी लाइफ में एक एवरेज पर्सन के माइंड में आधा टीबी से आधा से 1 जीबी डेटा ही यूज ले पाता है, मतलब पूरा दिमाग तो खाली पड़ा हुआ है हमारा। क्लियर है कि नहीं, हम लोग ठीक है ना, हम शार्प माइंडेड होते हैं, टीचर्स जो प्रोफेसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जो ज्यादा एनर्जी लगा के पढ़ते हैं, ज्यादा माइंड एक्टिव करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस आईपीएस वगैरह, सीए, ऐसे जो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है ना, वो भी पूरी लाइफ 2 से 5 जीबी से ज्यादा यूज नहीं कर पाते पूरी लाइफ में। आया समझ में, मतलब साइंटिस्ट वगैरह भी जो दिन रात, वो आइंस्टाइन बोर वगैरह भी 5-6 जीबी तक ही रुक गए उनकी दुकान भी, यहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता। हमारा दिमाग खुराफात के कारण मिस यूज हो जाता है, काम का यूज कोई करता ही नहीं है, तो ये हमारा दिमाग है। आया कि नहीं आया समझ में, तो दिमाग की कैपेसिटी कितनी है, हम काम कितना लेते हैं, आप कितना लेते हो काम में नॉर्मली, जो नॉर्मल एवरेज पर्सन है, कम पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, या जो ठीक ठाक पढ़ के बाद में दिमाग पढ़ाई में लगाता ही नहीं है, एक्टिव नहीं करता, इतना, जो रेगुलर माइंड को एक्टिव रखता है वो इतना। क्लियर हो गया, ये है हमारा दिमाग। तो आप दिमाग लगाओगे तो सब कुछ बहुत आसानी से चुटकियों से हो जाएगा, नहीं तो एक केमिस्ट्री रटना पड़ेगा। रटना नहीं है तो मेरा डायलॉग है ना, क्योंकि मैं दिमाग लगाता हूं, तो मैं तो इस रेंज में हूं। अब आपको दिमाग नहीं लगाना है, कौन दिमाग लगाए, रट डालो ना, तो हैशटैग डाल देना, केमिस्ट्री रटना नहीं है। अगला एपिसोड सुपर इंपॉर्टेंट जाएगा, एक लेक्चर में इतनी सी टेबल बनाऊंगा, इतनी ही टेबल बनेगी बच्चों, पूरी इनऑर्गेनिक उस एक टेबल से खत्म करूंगा, गारंटी दे रहा हूं। आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, बस आपको इन सब का मतलब पता हो कि आईपी का मतलब क्या, ये अप्लाई करना आप सब आना चाहिए। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख दो, क्लियर, और क्वेश्चंस करके रखना, नहीं तो स्पीड बनेगी नहीं।
आपको अगले एपिसोड में खुद को क्वेश्चन बनाना भी आएगा और खुद को आंसर देना भी आएगा। तो प्लीज किसी को भी मिस मत कराना, अपने फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स को भी कह देना कि भैया टाइम निकालो और अगला एपिसोड तो जरूर देख डालो। चलो तब तक के लिए शब्बा खैर, टाटा बाय बाय।